नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम बाय अभिषेक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की जो वीडियो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यह सभी किताबों का निचोड़ है। इसके अंतर्गत आप क्या क्या पढ़ेंगे, सभी चैप्टर का नाम आपको पहले बता दें। पहला जो चैप्टर है वह है पुनर्जागरण काल। उसके बाद अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की क्रांति, इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, रूस की क्रांति, औद्योगिक क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध, तुर्की, चीन की क्रांति, इटली में फासिस्टों का उदय, जर्मनी में नाजीवाद का उदय, जापानी साम्राज्यवाद और इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध को पढ़ेंगे। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो है वह है आपका पुनर्जागरण काल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पुनर्जागरण, पहला पॉइंट है पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। यानी पुनर्जागरण का जो शुरुआत हुई थी यह कहाँ से हुआ था? इटली के फ्लोरेंस नगर से। नेक्स्ट पॉइंट है इटली के महान कवि दांते, जिनका जन्म 1260 ईस्वी में और मृत्यु 321 ईस्वी में हुई थी। इनको पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। इनका जन्म फ्लोरेंस नगर में हुआ था। किसका? दांते का। नेक्स्ट पॉइंट है दांते ने प्राचीन लैटिन भाषा को छोड़कर तत्कालीन इटली की बोलचाल की भाषा टस्कन में डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य लिखा। इसमें दांते ने स्वर्ग नरक की एक काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया है। तो जो दांते की प्रसिद्ध रचना है वह है क्या? डिवाइन कॉमेडी। और इसमें जो वर्णन किया गया है किसका? स्वर्ग और नरक की। अगला पॉइंट है दांते के बाद पुनर्जागरण की भावना का प्रशय देने वाला दूसरा जो व्यक्ति है वह है प्लेटार्क। नेक्स्ट पॉइंट है प्लेटार्क को मानववाद का संस्थापक माना जाता है। वह इटली का निवासी था। नेक्स्ट पॉइंट इटालियन गद्य का जनक कहानीकार बोक्वेसियो को माना जाता है। अगला पॉइंट है कहानीकार बोक्वेसियो की डेकामेरॉन प्रसिद्ध पुस्तक है। कौन सी पुस्तक है? डेकामेरॉन। अगला पॉइंट है आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली को माना जाता है। मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है द प्रिंस, जिसमें वह राज्य का एक नवीन चित्र प्रस्तुत करता है। अगला पॉइंट है आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक मैकियावेली को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के 3 कलाकारों की स्मृतियों में मिलती हैं। ये कलाकार कौन कौन से? लियोनार्दो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल के। अगला पॉइंट है लियोनार्दो दा विंची एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था। वह चित्रकार, मूर्तिकार, इंजीनियर, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि और गायक था। नेक्स्ट पॉइंट है लियोनार्दो दा विंची द लास्ट सफर और मोनालिसा नामक अमर चित्रों के रचयिता होने के कारण प्रसिद्ध हैं। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है मोनालिसा की चित्रकारी किसने की है? तो इसका उत्तर है लियोनार्दो दा विंची। नेक्स्ट पॉइंट है माइकल एंजेलो भी एक अद्भुत मूर्तिकार एवं चित्रकार था। नेक्स्ट पॉइंट है द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन माइकल एंजेलो की कृतियां हैं। अगला पॉइंट है सीस्तान के गिरजाघर की छत में माइकल एंजेलो के द्वारा ही चित्र बनाए गए हैं। अगला पॉइंट है राफेल भी इटली का एक चित्रकार था। इसकी सर्वश्रेष्ठ कृति जीसस क्राइस्ट की माता मेडोना का चित्र है। नेक्स्ट पॉइंट है पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक जियाटो को माना जाता है। अगला पॉइंट है पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार इंग्लैंड का फ्रांसिस बेकन था। नेक्स्ट पॉइंट है इंग्लैंड के
इसासमस ने अपनी पुस्तक द प्रेज ऑफ फॉली में व्यंग्यात्मक ढंग से पादरियों के अनैतिक जीवन एवं ईसाई धर्म की कुरीतियों पर प्रहार किया है। अगला पॉइंट है, इंग्लैंड के लेखक टॉमस मोर ने अपनी पुस्तक यूटोपिया में आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यूटोपिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हो जाएंगे टॉमस मोर। अगला पॉइंट है, मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद प्रस्तुत किया है। किसने? मार्टिन लूथर ने। नेक्स्ट पॉइंट है, रोमियो एंड जूलियट शेक्सपियर की अमर कृति है। अगला पॉइंट है, इंग्लैंड के रोजर बेकन को आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है, इसका सर्वप्रथम जो खंडन है पोलैंड निवासी कॉपरनिकस ने किया था। अगला पॉइंट है, गैलीलियो का जन्म जो है 1564 ईस्वी में और मृत्यु 1642 ईस्वी में हुई थी। इन्होंने भी कॉपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन किया। अगला पॉइंट है, जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक केपला या केपलर ने गणित की सहायता से बतलाया कि सूर्य जो है ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर किस प्रकार घूमते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता लगाया। किसने? न्यूटन ने। अगला, धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत जो है यह 16वीं सदी में हुई। नेक्स्ट पॉइंट है, धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक मार्टिन लूथर जो कि जर्मनी का रहने वाला था, इसने बाइबल का अनुवाद जर्मन भाषा में किया। नेक्स्ट है, धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत जो है यह कहाँ से हुई? इंग्लैंड से हुई। अगला पॉइंट है, जॉन विक्लिफ को धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है। इसके अनुयायी लोडार्स कहलाते थे। अगला पॉइंट है, अमेरिका की खोज जो हुई थी यह क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, अमेरिगो वेस्पुस्सी जो कि इटली का रहने वाला था, इनके नाम पर जो है अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। अगला पॉइंट है, प्रशांत महासागर का नामकरण स्पेन निवासी मैगलन ने किया था। नेक्स्ट है, समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति जो है वह भी कौन था? मैगलन। अब अगला चैप्टर है दूसरा, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। तो पहला पॉइंट है, अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव जेम्स प्रथम के शासनकाल में डाली गई। अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इंग्लैंड का शासक जो है जॉर्ज तृतीय था। नेक्स्ट है, रेड इंडियन जो है ये अमेरिका के मूल निवासी थे। अगला पॉइंट है, अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 को मिली। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा नैसर्गिक अधिकार यानी नेचुरल राइट के सिद्धांतों पर आधारित है। अगला पॉइंट है, अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध 1783 में पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ। इस संधि के अनुसार ब्रिटेन ने उत्तरी अमेरिका के 13 अंग्रेजी उपनिवेशों की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। अगला पॉइंट है, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में लफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया था। अगला पॉइंट, सप्तवर्षीय युद्ध। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सप्तवर्षीय युद्ध जो है यह किसके बीच हुआ था? तो सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड की काफ़ी आर्थिक क्षति हुई। इस क्षतिपूर्ति हेतु तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्रेन मिले ने 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट पारित किया, जिसके अनुसार सभी अदालती कागजों अखबारों पर 20 शिलिंग का स्टाम्प लगाना अनिवार्य था। 1767 में ब्रिटिश संसद ने कागज, शीशा, चाय एवं रोगन जैसे उपभोक्ता वस्तुओं पर भी कर लगाया। उपनिवेशवासियों ने इन करों का व्यापक विरोध किया तथा सैमुअल एडम्स ने प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया। जो सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे थे, यह इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच 1756 से लेकर 1763 ईस्वी के बीच हुआ था। अगला पॉइंट है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उपनिवेशवासियों ने स्वाधीनता के पुत्र एवं स्वाधीनता की पुत्रियां नामक संस्थाएं बनाई जो ब्रिटिश सरकार की कार्रवाइयों का विरोध करती थीं।
नेक्स्ट पॉइंट है 1776 में टॉमस पेन की लघु पत्रिका कॉमन सेंस प्रकाशित हुई। इसमें अत्यंत प्रभावशाली एवं उत्तेजक शैली में स्वतंत्रता की आवश्यकता पर बल दिया गया। टॉमस पेन ने राइट्स ऑफ मैन की भी रचना की। अगला पॉइंट है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक जो है जॉर्ज वाशिंगटन थे, जो बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट पॉइंट अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक जो कारण था वह था बोस्टन की चाय पार्टी, जो कि 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को हुई थी। इस घटना से अमेरिकी का स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ। इस घटना का नायक कौन था? सैमुअल एडम्स। 5 सितंबर 1774 को 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों का फिलाडेल्फिया शहर में एक महादेशी सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें ब्रिटिश कानूनों का विरोध तथा व्यापार के बहिष्कार का निर्णय हुआ। अगला पॉइंट है 18 अप्रैल 1775 को ब्रिटिश सेना तथा उपनिवेशवासियों के बीच लेक्सिंगटन में प्रथम संघर्ष हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है 4 जुलाई 1776 को फिलाडेल्फिया में दूसरा महादेशी सम्मेलन हुआ, जिसमें थॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुई। इसे ही आधुनिक गणतंत्र की जननी कहा जाता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना भी सर्वप्रथम कहाँ पर हुई? अमेरिका में। नेक्स्ट पॉइंट है संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में 1789 ईस्वी में लागू किया गया, जिसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला तथा उत्तराधिकार कानून को न्यायसंगत बनाया गया। अगला पॉइंट है मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को मान्यता मिली। नेक्स्ट पॉइंट है 1781 में उपनिवेशी सेना के प्रमुख आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटेन का सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस था। नेक्स्ट पॉइंट है अमेरिका विश्व का पहला देश था जिसने मनुष्यों की समानता तथा उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा की। नेक्स्ट पॉइंट है अमेरिका में दासों के आयात को 1808 ईस्वी में अवैध घोषित किया गया। अगला पॉइंट है अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति 1860 ईस्वी में हुए। अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत जो है यह 12 अप्रैल 1861 ईस्वी में दक्षिणी एवं उत्तरी राज्यों के बीच हुई। दक्षिणी राज्य दासता के समर्थक एवं उत्तरी राज्य इसके विरोधी थे। अमेरिका गृह युद्ध की शुरुआत जो है दक्षिणी कैरोलिना राज्य से हुई थी। इसी युद्ध के फलस्वरूप ही दास प्रथा का अंत हुआ। 1 जनवरी 1863 को अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन किया। अब्राहम लिंकन ने एक परिभाषा दी है, प्रजातंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। प्रजातंत्र की यह परिभाषा जो है किसने दी है? अब्राहम लिंकन ने। अगला पॉइंट है अब्राहम लिंकन की हत्या जॉन विल्कीज ब्रूस नामक व्यक्ति ने 14 अप्रैल 1865 ईस्वी को कर दी। अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति जो है यह 26 मई 1865 ईस्वी को हुई। अमेरिका फिलोसफिकल सोसाइटी की स्थापना बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। अगला चैप्टर है फ्रांस की राज्य क्रांति। तो फ्रांस की राज्य क्रांति जो है यह 1789 ईस्वी में लुई 16वें के शासनकाल में हुई थी। इसमें फ्रांस में सामंती व्यवस्था थी। नेक्स्ट है 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारियों ने बास्टील के कारागृह के फाटक को तोड़कर बंदियों को मुक्त कर दिया। तब से 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा जो है यह फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। लुई 16वां कहता है कि मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून हैं। यह कथन लुई 14वां का है। अगला पॉइंट है राजा की निरंकुशता एवं स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाने के लिए फ्रांस में पार्लमा नामक संस्था थी, जिसकी संख्या 17 थी और जिसका गठन न्यायालय के रूप में किया गया था। न्यायाधीशों का
पद कुलीन वर्ग के लिए सुरक्षित होता था और ये पद वंश क्रमानुगत होते थे। अगला पॉइंट है वर्साय के शीश महल का निर्माण लुई 14वां ने करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है वर्साय को फ्रांस की राजधानी लुई 14वां ने बसाया था। लुई 16वां 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा। लुई 16वां की पत्नी इंतवानोत ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। राष्ट्र की समाधि वर्साय पर भड़कीला राजदरबार था। अगला पॉइंट है लुई 16वां को देशद्रोह के अपराध में फांसी दी गई। किसके अपराध में? देशद्रोह के अपराध में। अगला पॉइंट है टैले एक प्रकार का भूमि कर था और तीठे जो है एक प्रकार का धार्मिक कर था जिसे चर्च को देना पड़ता था। अगला है फ्रांसीसी क्रांति में वाल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू एवं रूसो ने सर्वाधिक योगदान दिया। वाल्टेयर जो है यह चर्च का विरोधी था। रूसो फ्रांस के प्रजातंत्रात्मक शासन पद्धति का समर्थक था। वाल्टेयर कहते हैं कि 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। अगला पॉइंट है सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है यह पुस्तक रूसो के द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा लेटर्स ऑन इंग्लिश वाल्टेयर की रचना है। नेक्स्ट है कानून की आत्मा द स्पिरिट ऑफ लॉज की रचना मॉन्टेस्क्यू ने की थी, जिसमें सरकार के 3 अंगों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अलग अलग रखने के विषय में बताकर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का पोषण किया। नेक्स्ट पॉइंट है सप्त क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण नारा समानता था, जिसे मध्यम वर्ग ने आगाज किया। स्वतंत्रता एवं बंधुत्व भी क्रांति का नारा था। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स अर्थात श्रेणी में बटा हुआ था। प्रथम स्टेट पादरी, द्वितीय स्टेट अभिजात वर्ग था, जबकि तृतीय स्टेट जो है इसमें देश की 90% जनता थी। उन्हें सभी प्रकार के कर देने पड़ते थे। इस वर्ग में व्यापारी, डॉक्टर, वकील, जज, अध्यापक, शिक्षक, लेखक, शिल्पी, किसान एवं मजदूर सभी शामिल थे। फ्रांस की राज्य क्रांति के समय जो है फ्रांस की मुद्रा लिब्रे थी। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेट्स जनरल के अधिवेशन की शुरुआत जो है 5 मई 1789 ईस्वी को हुई थी। अगला है माप तौल की दशमलव प्रणाली जो है यह फ्रांस की देन है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक हार्डर को कहा जाता है। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी में कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में हुआ था। नेपोलियन के पिता का नाम कार्लो बोनापार्टा था। नेपोलियन ने ब्रिटेन के सैनिक अकादमी में शिक्षा प्राप्त की थी। 1796 ईस्वी में नेपोलियन ने इटली में ऑस्ट्रिया के प्रमुख को समाप्त किया। फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन का अंत 1799 ईस्वी में हुआ। नेपोलियन 1799 ईस्वी में प्रथम काउंसिल बना और 1802 ईस्वी में जीवन भर के लिए काउंसिल बना रहा। नेपोलियन 1804 ईस्वी में फ्रांस का सम्राट बना। आधुनिक फ्रांस का निर्माता जो है यह नेपोलियन को माना जाता है। नेपोलियन ने ही सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश कहा है। नेपोलियन ने पत्नी जे फाइन को तलाक देकर ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मोरिया लुइसा से शादी कर ली। अगला पॉइंट है ट्राफलगर का युद्ध जो है यह 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी में इंग्लैंड एवं नेपोलियन के बीच हुआ था। नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना 1800 ईस्वी में की। नेपोलियन ने कानूनों का संग्रह तैयार करवाया, जिसे नेपोलियन का कोड कहा जाता है। नेपोलियन को नील नदी के युद्ध में अंग्रेजी जहाजी बेड़े के नायक नेल्सन के हाथों बुरी तरह पराजित होना पड़ा। इसके बाद यूरोप के राष्ट्रों ने मिलकर 1813 ईस्वी में नेपोलियन को लिपजिंग नामक स्थान पर हरा दिया और उसे बंदी बनाकर एल्बा के टापू पर भेज दिया गया, परंतु वह एल्बा से भाग निकला और पुनः फ्रांस का सम्राट बन गया। अंततः मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को 18 जून 1815 ईस्वी को वाटरलू के युद्ध में पुनः पराजित कर बंदी बना लिया। उससे
सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया। वहाँ 1821 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। नेपोलियन जो है यह लिटिल कॉर्पोरल के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट है नेपोलियन के पतन का कारण जो है उसका था रूस पर आक्रमण करना। नेक्स्ट पॉइंट है इंग्लैंड के वाणिज्य एवं व्यापार का बहिष्कार करने के लिए नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था का सूत्रपात किया था। वियना कांग्रेस समझौते के तहत यूरोप के राष्ट्रों ने 1815 ईस्वी में फ्रांस के प्रभुत्व को समाप्त किया। अगला चैप्टर है इटली का एकीकरण। तो 19वीं सदी के पूर्वार्ध में इटली में 13 राज्य थे। इटली के एकीकरण का जनक जो है यह जोसेफ मेजनी को माना जाता है। मेजनी का जन्म जेनेवा में हुआ था। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक जो देश था वह था ऑस्ट्रिया। इटली के एकीकरण में सार्डिनिया पीडमोंट राज्य की अगुवाई की थी। इटली की समस्या को काउंट काबूर ने अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया था। नेक्स्ट है इटली के एकीकरण की तलवार गैरीबाल्डी को कहा जाता है। इटली के एकीकरण का श्रेय जो है यह मेजनी, काउंट काबूर और गैरीबाल्डी को दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है यंग इटली की स्थापना जो है 1831 ईस्वी में जोसेफ मेजनी ने की थी। गैरीबाल्डी लाल कुर्ती नामक सेना का संगठन किया था। कार्बोनरी सोसाइटी का संस्थापक गिबर्टी था। विक्टर एमेनुअल इन्होंने सार्डिनिया का शासक नियुक्त हुआ था। अगला पॉइंट है इटली के एकीकरण की शुरुआत जो है लोम्बार्डी और सार्डिनिया राज्यों के मेल से हुई थी। नेक्स्ट है इटली राष्ट्र का जन्म 2 अप्रैल 1860 ईस्वी को माना जाता है। 1871 में रोम को संयुक्त इटली का राजधानी घोषित किया गया। नेक्स्ट है यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो। यह कथन किसका है? जोसेफ मेजनी का। नेक्स्ट पॉइंट है इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में काउंट काबूर ने किया था। इटली की एकता का जन्मदाता जो है वह नेपोलियन था। अगला चैप्टर है जर्मनी का एकीकरण। तो जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया। बिस्मार्क प्रसा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य जो है वह प्रसा था। बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण प्रसा के नेतृत्व में चाहता था। अगला पॉइंट है विलियम को जर्मन संघ के सम्राट का ताज 8 फरवरी 1871 को पहनाया गया। बिस्मार्क को सबसे अधिक भय फ्रांस से था। नेक्स्ट पॉइंट है जर्मनी के राष्ट्रीयता का संदेशवाहक नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है। नेक्स्ट है जर्मनी राष्ट्रीय सभा को डायट के नाम से जाना जाता है। यह फ्रैंकफर्ट में होती थी। 1815 से 1850 ईस्वी के बीच जर्मन साम्राज्य पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था। ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था वह था मेटरनिख। नेक्स्ट है एकीकृत जर्मन राष्ट्र के निर्माण में राके, बोमर, लसर इत्यादि दार्शनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट है फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन मई 1848 ईस्वी में किया गया। विलियम प्रथम के शासनकाल में प्रसा का रक्षा मंत्री वान रून एवं सेनापति वान माल्टेक था। 23 सितंबर 1862 को बिस्मार्क प्रसा का चांसलर बना। बिस्मार्क का जन्म 1 अप्रैल 1815 ईस्वी को ब्रेडनबर्ग में हुआ था। विलियम प्रथम बिस्मार्क को बाजीगर कहा था। सेराजो के युद्ध में 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया ने प्रसा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया था। अगला पॉइंट है 23 अगस्त 1866 के प्राग संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में शामिल हुआ। नेक्स्ट है फ्रांस एवं प्रसा के बीच सेडान का युद्ध 15 जुलाई 1870 ईस्वी को हुआ था। नेपोलियन तृतीय ने प्रसा के आगे 1 सितंबर 1870 ईस्वी को आत्मसमर्पण कर दिया। वहीं पर बिस्मार्क ने जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम का राज्याभिषेक वर्साय के राजमहल में किया।
अगला है फ्रैंक पैट की सन 10 मई 1871 ईस्वी को फ्रांस और प्रशा के बीच हुई थी। सूडान के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हो चुका, यानी जो सूडान का युद्ध हुआ था उसके बाद ही जर्मनी का एकीकरण हुआ। अगला चैप्टर है रूसी क्रांति। तो समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है यह रॉबर्ट ओवन ने किया था। रॉबर्ट ओवन जो है यह वेल्स का रहने वाला था। नेक्स्ट है आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता रॉबर्ट ओवन को माना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। कार्ल मार्क्स जो है यह जर्मनी का निवासी था। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक लिखी। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक सेंट साइमन को माना जाता है। फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व जो है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है लंदन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना 1884 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, यह नारा जो है कार्ल मार्क्स ने दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है रूस के शासक को जार कहा जाता था। यह जारशाही व्यवस्था मार्च 1917 ईस्वी में समाप्त हो गई। जार मुक्तिदाता के नाम से अलेक्जेंडर द्वितीय को जाना जाता है। रूस का अंतिम जार जो शासक था वह था जार निकोलस द्वितीय। 1917 ईस्वी में हुई रूसी क्रांति का तात्कालिक जो कारण था वह था प्रथम विश्व युद्ध की पराजय। 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति का नेता जो है वह लेनिन था। लेनिन ने चेका का संगठन किया था। अगला है लाल सेना का संगठन जो है ट्राटस्की ने किया था। जार के शासक अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या बम विस्फोट में हुई थी। एक जार एक चर्च एक रूस का नारा जो है जार निकोलस द्वितीय ने दिया था। नेक्स्ट है रूस में सबसे अधिक जनसंख्या स्लाव लोगों की थी। अन्ना कैरेनिना के लेखक जो है लियो टॉल्स्टॉय था। शून्यवाद का जनक जो है वह तुर्गनेव को माना जाता है। नेक्स्ट है रूसी साम्यवाद का जनक प्लेखानोव को माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना 1930 ईस्वी में रूस में हुई थी। यह दल दो गुटों में विभाजित था। पहला कौन था बोल्शेविक और दूसरा मोनशेविक। बोल्शेविक का अर्थ है बहुसंख्यक और मोनशेविक का अर्थ है अल्पसंख्यक। बोल्शेविक का जो नेता था वह लेनिन था। 16 अप्रैल 1917 ईस्वी में लेनिन ने रूस में क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की जो अप्रैल थीसिस के नाम से जानी जाती है। 1921 ईस्वी में लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति लागू की। आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को माना जाता है। लेनिन की मृत्यु जो है 1924 ईस्वी में हुई। और एक पुस्तक है राइट्स ऑफ मैन, यह जो है थॉमस पेन के द्वारा लिखी गई। मदर की रचना जो है मैक्सिम गोर्की ने की थी। अगला पॉइंट है अस्थाई क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक जो है यह ट्राटस्की था। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन का नारा था युद्ध का अंत करो। और जो फ्रेडरिक एंजल्स था यह कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी रहा। अगला चैप्टर है औद्योगिक क्रांति। तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो है यह इंग्लैंड में हुई। क्यों हुई? क्योंकि इंग्लैंड के पास उपनिवेशों के कारण कच्चे माल और पूंजी की अधिकता थी। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सूती कपड़ा उद्योग से हुई। सबसे पहले स्कॉटलैंड के मैकेडम नामक व्यक्तियों ने पक्की सड़कें बनाने की विधि निकाली। 1761 में ब्रिंडले नामक इंजीनियर ने मैनचेस्टर से बर्सले तक नहर बनाई। 1814 ईस्वी में जॉर्ज स्टीफेंस ने पहला भाप से चलने वाला रेल इंजन रॉकेट बनाया। अगला पॉइंट है औद्योगिक क्रांति की दौड़ में जर्मनी इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी था। अब देखते हैं इंग्लैंड में क्रांति। तो इंग्लैंड में गृह युद्ध चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में 1642 ईस्वी में हुआ।
इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति जो है 1688 ईस्वी में हुआ। उस समय इंग्लैंड का शासक जेम्स द्वितीय था। सप्तवर्षीय युद्ध जो है इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच 1756 से लेकर 1763 ईस्वी के बीच हुआ था। गुलाबों का युद्ध जो है यह इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट है, इंग्लैंड के सामंतों के राजा नान को 1215 ईस्वी में एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने को मजबूर किया गया। इस अधिकार पत्र को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह सर्वसाधारण के अधिकारों का घोषणा पत्र था। ट्यूडर वंश के शक्तिशाली राजाओं के शासनकाल में संसद उनके हाथों की कठपुतली बनी रही। नेक्स्ट है, एलिजाबेथ प्रथम का संबंध ट्यूडर वंश से था। इंग्लैंड में गृह युद्ध 7 वर्षों तक चला था। इंग्लैंड में राजा चार्ल्स प्रथम को फांसी की सजा दी गई थी। गृह युद्ध के दौरान राजा के समर्थकों को कैबेलियर कहा जाता था और संसद के समर्थकों को राउंड सेट्स कहा जाता था। अगला चैप्टर है प्रथम विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 ईस्वी को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ हुई। यह युद्ध जो है 4 वर्षों तक चला। इसमें कुल 37 देशों ने भाग लिया। प्रथम विश्व युद्ध का जो तात्कालिक कारण था वह था ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में 28 जून 1914 को हत्या कर दी गई थी। प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण देश 2 खेमों में बंट गया, एक मित्र राष्ट्र और दूसरा धुरी राष्ट्र। तो जो धुरी राष्ट्र देशों का नेतृत्व जर्मनी कर रहा था, इसमें शामिल देश जो थे वह था हंगरी, ऑस्ट्रिया, तुर्की, बुल्गारिया और इटली। मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस एवं फ्रांस शामिल था। गुप्त संधियों की प्रणाली एवं यूरोप में गुटबंदी का जनक जो है जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क को माना जाता है। अगला पॉइंट है, ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं इटली के बीच त्रिगुट का निर्माण 1882 ईस्वी में हुआ। त्रिगुट का सदस्य होने के बावजूद इटली कुछ समय तक तटस्थ रहा और अंततः वह 26 अप्रैल 1915 को ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी के खिलाफ युद्ध में शामिल हुआ। नेक्स्ट है, सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था जो थी वह थी काला हाथ। रूस जापान युद्ध 1904 से लेकर 1905 ईस्वी का अंत जो है अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मध्यस्थता से हुआ। मोरक्को संकट जो है यह 1906 ईस्वी में हुआ था। अगला पॉइंट है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस पर आक्रमण 1 अगस्त 1914 ईस्वी में एवं फ्रांस पर 3 अगस्त 1914 ईस्वी में किया। 4 अगस्त 1914 को इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। 26 अप्रैल 1915 को इटली मित्र राष्ट्रों की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति वुडरो विल्सन था। अमेरिका 6 अप्रैल 1917 को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। अगला पॉइंट है, जर्मनी के यू बोट द्वारा इंग्लैंड के लूसीतानिया नामक जहाज को डुबाने के बाद अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ, क्योंकि उस जहाज पर मरने वाले 1153 व्यक्तियों में से 128 व्यक्ति अमेरिकी थे। अगला पॉइंट है, जुलाई 1918 में ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका ने संयुक्त सैनिक अभियान आरंभ किया और जर्मनी तथा उनके सहयोगी देशों की हार होने लगी। सितंबर 1918 में बुल्गारिया, अक्टूबर 1918 में तुर्की तथा 3 नवंबर 1918 की ऑस्ट्रेलिया तथा हंगरी के सम्राट ने आत्मसमर्पण कर दिया। जर्मन सम्राट कैसर विलियम द्वितीय ने 10 नवंबर 1918 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया और हॉलैंड भाग गया। ऐसी अवस्था में समाजवादी प्रजातांत्रिक दल ने सत्ता अपने हाथों में लेकर एक तंत्र के स्थान पर गणतंत्र की स्थापना की और अपने नेता फ्रेडरिक एबर्ट को जर्मनी का चांसलर बनाया, जिसने 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम की संधि पर हस्ताक्षर कर दिया। इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। 18 जून 1919 को पेरिस शांति सम्मेलन हुआ, जिसमें 27 देश भाग ले रहे थे।
मगर शांत संधियों की शर्तें केवल 3 देश ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका तय कर रहे थे। पेरिस शांति सम्मेलन में शांति संधियों की शर्तें निर्धारित करने में जिन राष्ट्राध्यक्षों ने मुख्य भूमिका निभाई वह थे अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज और फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लेमेंसो। वर्साय की संधि 28 जून 1919 ईस्वी को जर्मनी के साथ हुई। संधि के तहत जर्मनी की सेना 1 लाख तक सीमित कर दी गई। उसने वायुसेना एवं पनडुब्बियों रखने के अधिकार छीन लिए गए। जर्मनी के सारे उपनिवेश विजित राष्ट्रों के ने आपस में बांट लिए। युद्ध के हार जाने के रूप में जर्मनी से 6 अरब 10 करोड़ पाउंड की राशि मांग की गई। नेक्स्ट पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान राष्ट्रसंघ की स्थापना थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होने वाली वर्साय की संधि में द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण हुआ। अगला चैप्टर है चीनी क्रांति। तो जो मंचू राजवंश का पतन 1911 में हुआ। 1911 ईस्वी में चीनी क्रांति का नायक सन यात सेन था। 1905 ईस्वी में सन यात सेन ने तुंग मेंग दल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य चीन में मंचू वंश के शासन को समाप्त करना था। क्रांतिकारियों ने 29 दिसंबर 1911 ईस्वी में सन यात सेन को अपनी सरकार का अध्यक्ष चुना। कोविनेड लीग सोसाइटी का संस्थापक जो है यह सन यात सेन था। 1911 की क्रांति के बाद चीन में गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना हुई। युआन शी काई के समर्थन में सन यात सेन ने अपना नेतृत्व वापस ले लिया। 1912 में सन यात सेन ने कुओमिंतांग पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी के पुनर्गठन के लिए सेन ने माइकल बोरोदिन को आमंत्रित किया। नेक्स्ट पॉइंट है, सन यात सेन ने अपनी सेना के संगठन के लिए जनरल गैलेन को चुना। डॉक्टर सन यात सेन के 3 सिद्धांत थे। कौन कौन से? राष्ट्रवाद, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय। सन यात सेन को चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है। अगला है तांग वंश। तो चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्षों तक यानी 7वीं से 9वीं सदी तक सत्ता में रहा। इसकी राजधानी सियान थी और दुनिया के सबसे बड़े नगरों में यह था। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही द्वारा प्रशासित होता था। सन यात सेन की मृत्यु जो है 1925 ईस्वी में हो गई। मृत्यु के बाद चियांग काई शेक 1926 ईस्वी में कुओमिंतांग पार्टी का नेतृत्व संभाला। 1927 ईस्वी में कुओमिंतांग पार्टी से साम्यवादी लोग अलग हुए। चीन में गृह युद्ध 1928 में शुरू हुआ। 1925 ईस्वी में हुनान के विशाल किसान आंदोलन का नेतृत्व माओ त्से-तुंग ने किया। नेक्स्ट है, माओ त्से-तुंग का जन्म जो है 1893 ईस्वी में हुनान में हुआ था। चियांग काई शेक ने केंद्रीय सरकार की सत्ता नानकिंग ने संभाली। अगला पॉइंट है, चियांग काई शेक ने अपनी सरकार की स्थापना फार्मोसा में की। साम्यवादियों के दमन के लिए चियांग काई शेक ने ब्लू शर्ट आतंकवादी दल का गठन किया। माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1949 ईस्वी में जनवादी गणराज्य की स्थापना चीन में की गई। नेक्स्ट है, चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष माओ त्से-तुंग था। अगला पॉइंट है, चीनी जनवादी गणराज्य का प्रथम प्रधानमंत्री चाओ एन लाई था। चीन के जनवादी गणराज्य की राजधानी हुनान थी। खुले द्वार की जो नीति थी यह चीन में अपनाई गई। चीन के द्वार खोलने का श्रेय जो है यह ब्रिटेन को दिया जाता है। खुले द्वार की नीति का जो प्रतिपादक था वह जान हे था। चीन एशिया का मरीज के नाम से जाना जाता है। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 ईस्वी में हुई। अगला चैप्टर है तुर्की। तो जो तुर्की है यह यूरोप का मरीज कहा जाता है। पान इस्लामिज्म का नारा अब्दुल हमीद द्वितीय ने दिया था। नेक्स्ट है,
ईवा तुर्क आंदोलन की शुरुआत अब्दुल हमीद द्वितीय के शासनकाल में 1908 में हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ भीषण अपमानजनक संधि सेब्र की संधि 10 अगस्त 1920 ईस्वी को की गई। मुस्तफा कमाल पाशा ने इसे मानने से इनकार कर दिया। आधुनिक तुर्की का निर्माता मुस्तफा कमाल पाशा को माना जाता है। इसे अंतातुर्क यानी तुर्की का पिता के उपनाम से जाना जाता है। मुस्तफा कमाल पाशा औपचारिक जन्म 19 मई 1881 ईस्वी में सेलेनिका में हुआ था। इनके पिता का नाम अली राज था। तुर्की में एकता और प्रगति समिति का गठन 1889 ईस्वी में हुआ। प्रारंभ में कमाल पाशा एकता और प्रगति समिति के प्रभाव में आया। एक सेनापति के रूप में कमाल पाशा ने गल्लीपोती युद्ध में शानदार सफलता हासिल की। इसके बाद 1919 ईस्वी में कमाल पाशा ने सैनिक पद से इस्तीफा दे दिया। अगला पॉइंट है 1919 के बाद अखिल तुर्क कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता मुस्तफा कमाल पाशा ने की। 1923 ईस्वी में तुर्की एवं यूनान के बीच लोजान की संधि हुई। 23 अक्टूबर 1923 ईस्वी को तुर्की गणतंत्र की घोषणा हुई। कमाल पाशा ने तुर्की में 3 मार्च 1924 को खिलाफत को समाप्त कर दिया। 20 अप्रैल 1924 को तुर्की में नए संविधान की घोषणा हुई। तुर्की के नए राष्ट्रपति गणतंत्र का राष्ट्रपति मुस्तफा कमाल पाशा को चुना गया। रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी का संस्थापक जो है यह मुस्तफा कमाल पाशा था। मुस्तफा कमाल पाशा द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य निम्न हैं। कौन कौन से हैं? पहला है 1932 में तुर्की भाषा परिषद की स्थापना। दूसरा है 1933 में तुर्की में प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू करना। तीसरा है 1924 में तुर्की को धर्मनिरपेक्ष राज्य की घोषणा करना। चौथा है इस्तांबुल में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना करना। पांचवा है ग्रिगोरियन कैलेंडर का प्रचलन जो कि 26 दिसंबर 1925 ईस्वी से लागू हुआ। इस्तांबुल का पुराना नाम जो है यह कुस्तुनतुनिया था। 25 नवंबर 1925 को तुर्की में टोपी और औरतों को बुर्का पहनने पर कानूनी प्रतिबंध लगाया गया। कमाल पाशा की मृत्यु जो है 1938 में हो गई। अगला जो चैप्टर है वह है इटली में फासिस्टों का उदय। तो फासिज्म का उदय सर्वप्रथम इटली में हुआ। इसका जन्मदाता मुसोलिनी को माना जाता है। मुसोलिनी का जन्म 1883 ईस्वी में रोमागना में हुआ था। मुसोलिनी के दल का नाम फासिस्टवाद था। इसकी स्थापना मिलान में की गई थी। ड्यूस जो है ड्यूस के नाम से मुसोलिनी को पुकारा जाता था। फासीवाद जो है यह राष्ट्रवाद का समर्थन करते थे। फासीवाद दल के स्वयं सेवक काली कमीज पहनते थे। मुसोलिनी ने डियाज को सेना का अधिकारी नियुक्त किया। इसके बाद मुसोलिनी द्वारा बनाए गए निगमों की संख्या कितनी थी? 22 थी। राष्ट्रीय निगम परिषद का अध्यक्ष मुसोलिनी था जिसके सदस्यों की संख्या 500 थी। नेक्स्ट है ग्रैंड काउंसिल ऑफ फासिस्ट पार्टी के सदस्यों की संख्या 25 थी। मुसोलिनी ने अक्टूबर 1922 में रोम पर और 1935 में आबिसिनिया पर आक्रमण किया। जापान एवं जर्मनी के साथ मुसोलिनी ने रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी का निर्माण 1936 ईस्वी में किया। मुसोलिनी ने 10 जून 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। इटली में फासीवाद का अंत 28 अप्रैल 1945 ईस्वी को माना जाता है। अगला चैप्टर है जर्मनी में नाजीवाद का उदय। तो जर्मनी में नाजी दल का उत्थान जो है हिटलर के नेतृत्व में हुआ। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1879 ईस्वी को ऑस्ट्रिया के ब्रौना नामक शहर में हुआ था। हिटलर बचपन में चित्रकार बनना चाहता था। प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 18 के बीच हुआ था, हिटलर जर्मनी की तरफ से लड़ा था और युद्ध में अभूतपूर्व वीरता के लिए उसे आयरन क्रॉस प्राप्त हुआ था। युद्ध के बाद हिटलर जर्मन वर्कर्स पार्टी का सदस्य बना। 1920 ईस्वी में इस पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन
वर्कर्स पार्टी रखा। धीरे धीरे हिटलर इसका फ्यूरर यानी नेता बन गया। 1923 ईस्वी में हिटलर ने लीडेनडॉर्फ के साथ मिलकर वाइमर गणतंत्र के खिलाफ विद्रोह कर दिया। विद्रोह असफल हुआ। हिटलर को बंदी बना लिया गया। जेल में ही रहकर अपनी प्रसिद्ध आत्मकथा मीन कैंप यानी मेरा संघर्ष की रचना की। 1924 के अंत में उसे जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से रिहा होने के बाद अपने दल को फिर से संगठित किया और स्वास्तिक को प्रतीक के रूप में ग्रहण किया। 1932 के उपचुनाव में हिटलर नाजी पार्टी को 230 सीटें प्राप्त हुईं, परंतु उसे सरकार बनाने का मौका नहीं मिला। बाद में राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग ने 30 जनवरी 1933 को हिटलर का चांसलर मनोनीत किया। अगस्त 1934 में हिंडेनबर्ग की मृत्यु ने पर चांसलर और राष्ट्रपति के पद को मिलाकर एक कर दिया और हिटलर जर्मन का सर्वेसर्वा बन गया। गुप्तचर पुलिस गेस्टापो का संगठन हिटलर ने किया था। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि गेस्टापो क्या था, तो यह एक पुलिस संगठन था। एक राष्ट्र एक नेता का नारा जो है यह हिटलर ने दिया था। नाजी दल का प्रचार कार्य गोएबल्स ने संभाला था। जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना 4 अप्रैल 1933 ईस्वी में हुई थी। अगला पॉइंट है, हिटलर ने 16 मार्च 1935 ईस्वी में जर्मनी में पुनः सशस्त्रीकरण की घोषणा की। उसने वर्साय संधि की निशस्त्रीकरण संबंधी सभी धाराओं को तोड़ने की घोषणा की एवं उसने पूरे जर्मनी में अनिवार्य सैनिक सेवा लागू कर दिया। साम्यवादी खतरा से बचने के लिए जर्मनी, इटली एवं जापान के बीच कामिन्स्टन विरोधी समझौता 1936 में संपन्न हुआ, जो कालांतर में धुरी राष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अगला पॉइंट है, हिटलर ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। इटली की विस्तारवादी नीति का पहला जो शिकार हुआ वह ऑस्ट्रिया हुआ। एडोल्फ हिटलर ने सामी विरोधी नीति का अर्थ था यहूदी विरोधी नीति। हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 ईस्वी को आत्महत्या कर ली। अगला चैप्टर है जापानी साम्राज्यवाद। तो जापान के साम्राज्यवाद का पहला जो शिकार था यह चीन हुआ। 1863 ईस्वी में एक अमेरिकी नाविक पेरी ने बल प्रयोग कर जापान का द्वार अमेरिकी व्यापार के लिए खोल दिया। जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत जो है मोत्सुहितो ने की थी। 1872 में जापान में सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई। 1905 में 1905 ईस्वी में जापान ने रूस को हराया। जापान रूस युद्ध की समाप्ति 5 सितंबर 1905 ईस्वी को पोर्ट्समाउथ की संधि के द्वारा हुई। जापान ने 1931 ईस्वी में अपनी साम्राज्यवादी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए मंचूरिया पर आक्रमण किया। 20 मार्च 1933 ईस्वी को जापान ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता त्याग दी। पीत आतंकवाद से जापान को संबोधित किया जाता है। अगला पॉइंट है, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने धुरी राष्ट्र का साथ दिया। अमेरिका ने जापान पर पहला अणुबम 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया और जो द्वितीय विश्व युद्ध में 10 सितंबर 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। हिरोशिमा और नागासाकी पर अणुबम गिराए जाने के कारण जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण कर दिया। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। इसके 2 दिन बाद फ्रांस एवं ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। यह 6 वर्षों तक लड़ा गया। इसका अंत 2 सितंबर 1945 ईस्वी को हुआ। इसमें 61 देशों ने भाग लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध का जो तात्कालिक कारण था वह था जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण करना। नेक्स्ट पॉइंट है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन जनरल रोम्पेल का नाम डेजर्ट फॉक्स रखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, म्यूनिख पैक्ट सितंबर 1938 ईस्वी में संपन्न हुआ। जर्मनी ने वर्साय की संधि का उल्लंघन 1935 ईस्वी में किया। स्पेन में गृह युद्ध 1936 ईस्वी में शुरू हुआ।
संयुक्त रूप से इटली एवं जर्मनी का पहला शिकार स्पेन था। अगला पॉइंट है, जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना को ऑपरेशन बारबोसा कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट है, 23 अगस्त 1939 को जर्मनी रूस समझौते पर हस्ताक्षर हुए। जर्मनी ने रूस पर समझौता उल्लंघन का आरोप लगाकर उस पर 22 जून 1941 ईस्वी में आक्रमण कर दिया। फरवरी 1943 में रूसी सेना जर्मनी को हराने में सफल हुई। जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में 10 जून 1940 ईस्वी को इटली ने प्रवेश किया। अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश 8 दिसंबर 1941 ईस्वी को हुआ। इसका कारण जापान द्वारा 7 दिसंबर 1941 का हवाई द्वीप स्थित पर्ल हार्बर के अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर जबरदस्त हमला था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल एवं अमेरिका का राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था। इंग्लैंड की शानदार अलगाववाद की नीति का विचारक सेली सेवरी था। अगला पॉइंट है, वर्साय की संधि को आरोपित संधि के नाम से जाना जाता था। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय जो है यह रूस को दिया जाता है। मित्र राष्ट्रों के सामूहिक प्रयासों से 6 जून 1944 को जर्मन सेना परास्त हो गई और 7 मई 1945 को इसने आत्मसमर्पण कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान पर अणुबम का प्रयोग किया। इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश जापान था। अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय, जिसमें यूरेनियम 235 तथा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फैट मैन प्लूटोनियम 239 नामक एटम बम का प्रयोग किया गया था, यानी गिराया गया था। 2 सितंबर 1945 को येदो की खाड़ी स्थित अमेरिकी युद्धपोत मिसरो पर मित्र राष्ट्रों के सर्वोच्च सेनापति मैक आधार के समक्ष जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। जापानी प्रधानमंत्री एडमिरल सुजुकी ने त्यागपत्र दे दिया। अगला पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान जो है यह संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना है। तो इस प्रकार से वर्ल्ड हिस्ट्री यानी विश्व इतिहास का यह चैप्टर यहीं पर समाप्त होता हुआ। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।